हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका प्रोडक्ट है। तो जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है, जिसे कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम, कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका कैल्शियम का प्रोडक्ट है। Next question is, which of the following instruments is used for locating submerged object in an ocean? तो पूछा गया है कि किसी ओशन में जो डूबे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको लोकेट करने के लिए इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम सोनार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार। यदि हम सोनार की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो आपको ये भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन। तो पूछा गया है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है वो किस पर काम करती है। तो ये आपकी पास्कल लॉ पर काम करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पास्कल लॉ। अब यदि हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स की कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका यूज शिप्स और सबमरीन डिजाइन करने में किया जाता है, और जो लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर होते हैं वहां पर भी आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। यदि हम लैक्टोमीटर की बात करें तो इसका यूज हम मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए करते हैं, और जो हाइड्रोमीटर है इसका यूज हम किसी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड अपीयर लस्ट्रस बिकॉज। तो पूछा गया है कि जो डायमंड है वो हमें लस्ट्रस नजर आता है, तो इसका कारण क्या है। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश आर मेड फ्रॉम। तो पूछा गया है कि टूथब्रश के ब्रिसल्स किस चीज के बने होते हैं। तो ये आपके नाइलॉन के बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी। तो पूछा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड के इक्विपमेंट है वो आपके किस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो जो आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा रहती है। तो जो आपके अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है वो आपके 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हायर देन 20,000 हर्ट्ज। इसी के साथ यदि हम इंफ्रासोनिक साउंड की बात करें तो जो आपका इंफ्रासोनिक साउंड होता है इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज से कम रहती है। इसके साथ यदि हम ह्यूमन ईयर के हियरिंग रेंज की बात करें तो हमारी हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो पूछा गया है कि क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है। तो क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अलावा जो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसके बारे में हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, और फिल्ट्रेशन के बारे में तो आपको पता ही है कि इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, मतलब कि कैसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट इन्वॉल्व कोवलेंट बॉन्ड। तो पूछा गया है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होते हैं। तो इनमें से जिसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl। जो आपका सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर आपका आयनिक बॉन्ड होता है, और यदि हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो ये आपके कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन फारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर। तो पूछा गया है कि फारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो है आपका F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, F इज इक्वल टू 9/5 C
+32। तो अब यदि आपने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 25 डिग्री सेल्सियस को क्या है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो आपकी 77 फ़ारेनहाइट आ जाएगी। मतलब कि जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है वो आपका 77 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने कैसे सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को आपने कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपने 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है कि ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। तो पूछा गया है कि वैक्यूम में साउंड की वेलोसिटी कितनी रहती है। तो हम जानते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो जो आपका साउंड है ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो आपका वैक्यूम है यहाँ पर साउंड की वेलोसिटी कितनी रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड रहेगी, क्योंकि जो आपका साउंड है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो साउंड की स्पीड है, मतलब किसी भी मीडियम में जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और आपको याद रखना है कि जैसे हम सॉलिड से गैस में आते हैं तो जो साउंड की स्पीड है वो डिक्रीज होती है, और क्या है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो साउंड की स्पीड है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एयर में साउंड की स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड 331 मीटर पर सेकेंड होती है और 22 डिग्री सेल्सियस पर ये 344 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो आपकी साउंड की स्पीड है ये इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेंडुलम ऑसिलेटेड 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो पूछा गया है कि कोई पेंडुलम है जो कि 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है 4 सेकंड में, तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो हम जानते हैं दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पर सेकंड। कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड होते हैं। मतलब कि पर सेकंड उस ऑब्जेक्ट ने कितने ऑसिलेशंस किए, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 हर्ट्ज। अब यदि आपसे टाइम पीरियड के बारे में पूछा हो तो जो टाइम पीरियड ये क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज योर टाइम पीरियड। ठीक है, और ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर अभी हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है, हमारी फ्रीक्वेंसी निकली है 10 हर्ट्ज, और इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा आपका टाइम पीरियड होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/10, और ये हो जाएगा आपका 0.1 सेकेंड। तो आपका टाइम पीरियड कितना निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया 0.1 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर। तो पूछा गया है कि जो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे ज्यादा किसके लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की। तो जो आपका इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी इमर्जेंट रे है, तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है ये सबसे ज्यादा वायलेट कलर के लिए है और सबसे कम किसके लिए है, रेड कलर के लिए है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी वायलेट कलर। तो जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे ज्यादा किसके लिए रहता है, वायलेट कलर के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल। तो पूछा गया है कि नीचे दी गई विटामिन में से कौन सी विटामिन वाटर सॉल्युबल है। तो हमारे पास दो तरह की विटामिन होती है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं इसमें आपके पास विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए आ जाती हैं, और जो आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन है इसमें आपकी बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आ जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी जो है आपका विटामिन सी। कि इनमें से जो आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो कौन सी है, वो है आपकी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो पूछा गया है कि कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जो आपकी ब्रोमीन है ये आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ब्रोमीन।
इसी के साथ यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि आपका लश्रस है, तो जो आपका आयोडीन है, यह कैसा नॉन मेटल है जो कि आपका लश्रस है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज लीस्ट वेवलेंथ। तो पूछा गया है कि दी गई रेडिएशंस में से किसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो यदि हम वेवलेंथ ऑर्डर की बात करें तो हमारा वेवलेंथ ऑर्डर कुछ इस तरह से रहता है that radio waves is greater than microwaves, greater than IR, greater than visible, greater than UV, greater than X-ray and greater than gamma rays। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो आपकी रेडियो वेव की रहती है और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो आपकी गामा रेज की रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा रेज। अब यदि हम इन चारों रेज को इनके वेवलेंथ ऑर्डर में लिखें तो इनका वेवलेंथ ऑर्डर रहेगा गामा रेज इज लेस देन एक्स रेज, इज लेस देन अल्फा रेज एंड लेस देन बीटा रेज। ठीक है, तो जो सबसे कम वेवलेंथ है वो किसकी रहती है, वो आपकी गामा रेज की रहती है। अब यदि हम इन अल्फा बीटा और गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर को देखें तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा किसकी रहती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है गामा रेज की। ठीक है, और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है अल्फा रेज की। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।